नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका 7 अप्रैल 2025 के दी करंट अफेयर शो के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम पूरे दिन के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ कवर करेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे नहीं करंट अफेयर्स को, एक एक करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ समझते हुए चलेंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर चाहे आपका रेलवे का कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग स्टेट लेवल का या फिर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम क्यों न हो, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन दी करंट अफेयर शो से बाहर नहीं बनेगा। डेली सुबह 8 बजे दी करंट अफेयर शो का नया लेक्चर आपको मिल जाता है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कोई भी सुझाव हो, कोई भी चेंजेस आप चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं। तो भाई, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पेशली एसएससी और रेलवे एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में सबसे ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम बात करेंगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में। क्वेश्चन में तो पूछा जा रहा है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, लेकिन पहले तो भाई ये समझना जरूरी है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप क्या है, क्योंकि सीनियर एशियाई इसका एक कैटेगरी है। तो भाई, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की स्थापना कब हुई, इसके फाउंडर कौन है, या फिर इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? देखिए दोस्तों, इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी इसको ऑर्गेनाइज कराता है। मैन टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1979 में हुई थी, नोट करिए, क्लियर है। इसका जो पहला इवेंट हुआ था उसका आयोजन कहां पर हुआ था, उसकी मेजबानी किसने करी थी? भारत ने ही करी थी दोस्तों। भारत के जालंधर में इसकी मेजबानी करी गई थी। सबसे ज्यादा बार चैंपियन कौन बन चुका है इस इवेंट में, मतलब रैंक फर्स्ट सबसे ज्यादा कौन सा देश ला चुका है? ईरान ला चुका है। रैंक फर्स्ट से मतलब है कि सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा मेडल कौन से देश ने जीते हैं, गोल्ड मेडल की बात हो रही है। तो भाई, सबसे ज्यादा बार गोल्ड मेडल ईरान लेकर आया है, क्लियर है। टोटल 29 बार पहली रैंक ईरान ने ही हासिल करी है। भारत ने सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो 2013 में जीते थे, मतलब रैंक फर्स्ट हासिल करी थी। वुमेन टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी 1996, दोनों चीज अलग अलग है। मैन टूर्नामेंट की शुरुआत 1979, फीमेल टूर्नामेंट की शुरुआत 1996 में, क्लियर है। इस बार की अगर हम बात करें, सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कब हुआ था? 25 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी, 30 मार्च 2025 तक ये चला, क्लियर है। इस बार कौन सा संस्करण था इसका? 21वां संस्करण था दोस्तों, नोट करिए। इस बार इसकी मेजबानी कौन से देश ने कराई? अमान के जॉर्डन में इस बार इसकी मेजबानी कराई गई, क्लियर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं इस टूर्नामेंट में? इस बार भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, नोट कर लीजिए अभी के अभी, जिसमें से भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम के हैं। कितने कितने? 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम की है। टूर्नामेंट का नाम क्या है? सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। और इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, भारत ने रियली में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। अब आप पूछोगे कि भैया किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? एक गोल्ड मेडल आया है, तो भाई वो जीता है मनीषा भनवाला ने, जिन्होंने वुमेन की 62 किलोग्राम की कैटेगरी में इस मेडल को अपने नाम किया है। सिल्वर मेडलिस्ट रितिका हुड्डा है, उदित है मैन फ्री स्टाइल में, दीपक पुनिया है मैन फ्री स्टाइल में। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपकी ये रहे, जिसमें अंतिम पंघाल है, मानसी लाठर है, मुस्कान है, दिनेश कुमार है, साथ ही नीतीश है, क्लियर है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, क्लियर है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। याद रहेगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन इस बार कहां पर हुआ है, टोटल भारत ने कितने मेडल जीते हैं, या फिर गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, या फिर सिल्वर मेडल किस किस ने जीता है। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको तैयार रहना है। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने 2000 रुपए के कितने फीसदी नोट वापस आ गए हैं?
सभी को पता है मई 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए का नोट भी डिमोनेटाइज कर दिया था। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने नोट वापस आ चुके हैं आरबीआई के पास और कितने नोट अभी तक जनता के पास है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल एसएससी सीजीएल के टियर फर्स्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, उस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? सही आंसर क्या है? उर्जित पटेल जी थे। तो चलिए सारे फैक्ट पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आरबीआई के पास कितने नोट वापस आए हैं। अगर सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। क्लियर है? और 2000 और 500 के नोट जारी किए गए थे। उस टाइम पर उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 4 सितंबर 2016 से लेकर 10 दिसंबर 2018 तक रहा। उसके बाद 2000 के नोट डिमोनेटाइज किए गए। एग्जैक्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें, 19 मई 2023 को इनको बंद कर दिया गया था और वापस मांग लिए गए थे 2000 के नोट। क्लियर है? अब अगर हम बात करें, सबसे बड़ा नोट 500 का है, 200 का नोट भी चलन में है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने फीसदी नोट 2000 के वापस आ चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 2 साल में। तो भाई लगभग 98.21% 2000 रुपए के नोट आरबीआई के पास आ चुके हैं। अब भी पता है कितने नोट जनता के पास बचे हुए हैं? कितने वैल्यू के नोट? 6366 करोड़ रुपया 2000 नोट की फॉर्म में जनता के पास है। मतलब इतना पैसा 2000 नोट की फॉर्म में अभी तक आरबीआई के पास नहीं आया। 6366 करोड़, अभी तक 98.21% 2000 के नोट ही रिकवर हुए हैं। क्लियर है? अब भी बहुत शहरों में 2000 रुपए के नोट वापस ले जा रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड बैंकों के अंदर। अगर आपके पास 2000 का नोट है, वापस कर दीजिएगा। क्लियर है? समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां हो रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 4 बड़े शहरों या फिर राज्यों के नाम दिए गए, इनमें से कहां पर स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हो रहा है? स्टार्टअप महाकुंभ है क्या? देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा महाकुंभ है, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फंडिंग रेज करनी है, आपको कोई इन्वेस्टर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो भाई आप अपने स्टार्टअप का आइडिया लेकर इस स्टार्टअप महाकुंभ में जा सकते हैं, जहां पर 3000 से ज्यादा स्टार्टअप लेकर लोग गए हुए हैं। 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं आपको पैसा देने के लिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई कहां पर इसका आयोजन हो रहा है। सबसे पहले समझेंगे कब इसका आयोजन हुआ। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन अप्रैल 3 से लेकर अप्रैल 5 तक हुआ है। क्लियर है? कहां पर हुए? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया? डीपीआईआईटी विभाग ने इसको ऑर्गेनाइज कराया, मतलब द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, जिसके अध्यक्ष है संजीव सिंह। क्लियर है? इसका उद्घाटन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया है। क्लियर है? 64 कंट्रीज के इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही 50 करोड़ लगभग इसका टोटल बजट है। 300 से ज्यादा स्टार्टअप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पैसा देने के लिए आए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। स्टार्टअप महाकुंभ कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली के अंदर। समझ गए? नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई अनमोल रत्न पुरस्कार है क्या। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी इंसान अपने क्षेत्र में कुछ हटके काम करता है, कुछ जबरदस्त काम करता है, ठीक है, उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अनमोल रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह एक उत्तर प्रदेश का सम्मान है। अनमोल रत्न पुरस्कार एग्जाम में कई बार यही पूछ लिया जाता है कि भाई ये पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई किसको इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2025 में निखिल सिंघल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, या फिर हम कहेंगे एक मीडिया रणनीतिकार है। मीडिया रणनीतिकार है एक बहुत बड़े। ठीक है, पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार
इसकी जो मेजबानी करी है या फिर इस पुरस्कार को जो दिया गया है वो तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर ही है। मेडिकल के फील्ड में ये तपस्या फाउंडेशन काम करती है। इसके बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर चलते हैं, यानी कि अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आप उसको कुछ छुड़ाना चाहते हैं, तो तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट आपकी मदद करेगी। इस पुरस्कार को जो दिया गया है एग्जैक्टली 31 मार्च 2025 को दिया गया है। किसको सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया गया? उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, इनके द्वारा इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। एग्जैक्टली 31 मार्च को दिया गया है। कहां पर दिया गया? ताज लखनऊ के अंदर इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। जो हमारे निखिल सिंघल जी हैं, ये मीडिया रणनीतिकार तो है, साथ ही विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के भी अध्यक्ष हैं, नोएडा हाई राइज फेडरेशन के भी ये अध्यक्ष हैं। क्लियर है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने सदस्यों का समर्थन मिला? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल ही मैंने आपको एक सेपरेट डिटेल वीडियो प्रोवाइड करी थी, वक्फ संशोधन विधेयक है क्या। देखिए दोस्तों, 1913 में, नोट करिए, 1913 में ब्रिटिश सरकार ने इस बोर्ड को शुरू किया था। यानी कि जो बहुत ही अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति दान करना चाहते हैं धर्म के कामों में, जिससे सरकार स्कूल वगैरह बना सके, तो वो कर सकते थे। क्लियर है? उसके बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। ठीक है, भारतीयों के हाथ में आ गई, भारतीय जो इस्लाम थे उनके हाथ में आ गई। उस टाइम पर पार्टीशन के बाद जब कुछ मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए थे, उनके पीछे उनकी संपत्ति रह गई थी, तो उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर ली थी कि हम इनको, इस संपत्ति को धर्म के काम में लगाएंगे। क्लियर है? तो यही है, अगर कोई ऐसे मुस्लिम है जो अपनी संपत्ति दान देना चाहते हैं धर्म के कामों के लिए, कि उस संपत्ति से मस्जिद, मदरसे, स्कूल वगैरह बनाए जाए, तो वो दे सकता है। क्लियर है? लेकिन इनकी कुछ मनमानी चलती थी। सरकार की अगर कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसको भी कब्जे में ले लेता था वक्फ बोर्ड, या फिर किसी इंसान की अगर प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ये कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो इसके ऊपर कोई क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था, अपील भी नहीं कर सकता था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक बिल पेश किया गया संसद के अंदर। 5-6 बड़े बड़े बदलाव इसके ऊपर किए गए। क्लियर है? जिसके बाद फाइनली लोकसभा में इस बिल को पास किया गया। 520 लोगों ने लोकसभा में इसमें पार्टिसिपेट किया, इसकी वोट में, जिसमें से 288 सांसद इसके फेवर में इन्होंने वोट डाली, 232 ने इसका विरोध किया कि यह बिल गलत है। क्लियर है? फाइनली राज्यसभा के अंदर भी यह बिल पास हो चुका है। राज्यसभा के अंदर लगभग 128 लोगों ने इसके समर्थन में वोट किया, 95 लोगों ने राज्यसभा में इसका विरोध किया। फाइनली संसद के द्वारा यह बिल पास हो चुका है और यह बिल आपका लागू हो चुका है। समझ गए क्या है? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, यह हाल ही में पास किया गया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने रेल इंजनों का निर्माण किया? और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। दुनिया भर के अंदर भारत ने इस साल सबसे ज्यादा रेलवे इंजन का निर्माण किया है। अमेरिका को भी इस मामले में भारत ने सबसे पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले तो हम इंडियन रेलवे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने रेलवे इंजन बनाए हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के अंदर फिलहाल टोटल कितनी एक्टिव ट्रेन है, लगभग 13,198 एवरेज औसतन डेली ट्रेन दौड़ती हैं भारत के अंदर। ठीक है, वंदे भारत की अगर हम बात करें 136 वंदे भारत ट्रेन फिलहाल चल रही है फरवरी 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग। पहली RRTS ट्रेन कब और कहां से तक चली? क्लियर है? RRTS का मतलब होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। भारत की पहली RRTS ट्रेन है जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई गई है। 17 किलोमीटर का सबसे पहले ट्रैक बिछाया गया था, शाहीबाबाद से दुहाई के बीच में चली। पहली RRTS ट्रेन 20 अक्टूबर 2023 में चली थी, भारत की पहली RRTS ट्रेन। क्लियर है? फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कब चली भारत के अंदर? 9 अक्टूबर 1984 के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया था। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो रेल है। क्लियर है? दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 में सबसे पहले शुरू हुई थी। भारत के अंदर पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से और ठाणे के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर का यह रूट था।
रेलवे मिनिस्टर कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। फाउंडर कौन है रेलवे के? मतलब फाउंडेशन कब हुई थी इंडियन रेलवे की, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की? 18 फरवरी 1905 में हुई थी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एग्जीक्यूटिव कौन है? सतीश कुमार है। ठीक है। साथ ही चेयरमैन भी है और ये सीईओ भी है रेलवे बोर्ड के। क्लियर है? सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है, सीईओ भी है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको इंडियन रेलवे के बारे में कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। सवाल पूछ रहा है कि 2024-25 वित्तीय वर्ष के बीच में भारत ने टोटल कितने रेलवे इंजनों का निर्माण किया? तो इस बार भारत ने 1681 रेलवे इंजनों का निर्माण किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है? हाल ही में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन, आरबीआई की जो पॉलिसी या रूल है उनका उल्लंघन किया था। किस चीज को लेकर इन बैंकों ने उल्लंघन किया? जो केवाईसी होता है, जिसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। एग्जाम में कई बार केवाईसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नोट कर लीजिए, नो योर कस्टमर। केवाईसी, नो योर कस्टमर इसकी होती है फुल फॉर्म। केवाईसी को लेकर कुछ रूल का उल्लंघन किया इन दोनों बैंकों ने, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। क्लियर है? कौन से बैंक है वो? एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक है। एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक है। क्लियर है दोस्तों? लगभग एक बैंक के ऊपर 64 लाख रुपए का यहां पर जुर्माना लगाया गया है। एचडीएफसी बैंक की बात हुई है तो एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। क्लियर है? एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हुई थी 1994 अगस्त, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। पंजाब और सिंध बैंक का जो एमडी और सीईओ है स्वरूप कुमार शाह है। पंजाब और सिंध बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 24 जून 1908 न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। क्लियर है? वहीं पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है श्री चाला श्रीनिवासलू शेट्टी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, श्री अश्वनी कुमार तिवारी, श्री विनय एम टोस, श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह, श्री रामा मोहन राव अमारा। ये 4 एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मैंने फैक्ट बता दिए, नोट कर लीजिएगा। चेयरमैन का नाम भी है क्योंकि जब सतीश कुमार खारा चेयरमैन थे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाते थे। क्लियर है? दिनेश कुमार खारा थे पहले एसबीआई के चेयरमैन। नेक्स्ट है, भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी को सम्मान देने के लिए कई बार इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक उसके लिए टिकट जारी करता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एनटीपीसी 2021 में भी यह क्वेश्चन था कि पहली बार डाक विभाग ने किस ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए उसकी स्मृति में डाक टिकट लॉन्च किया। तो पहला डाक टिकट किसका था वो देख लीजिए। पहला डाक टिकट जो लॉन्च किया गया था वो महात्मा गांधी जी का था, जो कि 15 अगस्त 1948 में। ठीक है? फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय थे जो कि डाक विभाग के स्टाम्प पर आए थे, महात्मा गांधी जी 15 अगस्त 1948 में। ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, माता कर्मा। क्लियर है? माता कर्मा, जिनको कर्माबाई के नाम से भी जाना जाता था और खिचड़ी वाली देवी के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? माता कर्मा थी कौन? देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समाज सेवी भी थी जिनका जन्म एग्जैक्टली 1017 में हुआ था, राजस्थान के अंदर हुआ था। इनका निधन अगर हम बात करें 1064 में इनका निधन हुआ था। हाल ही में इनकी 1009वीं जयंती थी। देख रहे हो, 1009वीं जयंती थी 3 मार्च को शायद। ठीक है? हाँ, 3 मार्च को 1009वीं इनकी जयंती थी। इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही डाक विभाग ने इनके नाम पर इनकी स्मृति में यह डाक टिकट जारी किया है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। साधुओं संतों ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया था, इसलिए इनको खिचड़ी माता या फिर खिचड़ा के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? और इस डाक टिकट में भी आप देख रहे हैं ये खिचड़ी का भोग लगाते नजर आ रही है। तो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ति ये थी। बता चुका हूं, जन्म 3 मार्च 1017 में हुआ था। इनका निधन 27 मार्च
64 में हुआ था, पुरी के अंदर। क्लियर है। जन्म इनका कालवा नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था। ठीक है, बता चुका हूं कृष्णा की ये भक्त थी। ठीक, ऑफरिंग खिचड़ी टू श्री कृष्ण इसलिए जानी जाती है। समझ गए। ये स्टाम्प जो जारी किया गया है वो 25 मार्च 2025 को जारी किया गया है। क्लियर है। इस स्टाम्प को लॉन्च करने की जो सेरेमनी हुई थी वो छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। समझ गए। ठीक है। राजस्थान राज्य की बहुत ज्यादा बात हो रही है, इसलिए राजस्थान राज्य के जो सीएम है भजनलाल शर्मा है, राजस्थान के जो गवर्नर है हरिबाहु बागाड़े हैं। साथ ही राजस्थान का जो फाउंडेशन हुआ था, फाउंडेशन दिन यानी कि स्थापना दिवस जो मनाई जाती है 30 मार्च 1949 को मनाई जाती है। राजस्थान के अंदर टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। कैनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। समझ गए। तो कैनरा बैंक ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? कैनरा बैंक भारत के एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर हम कह सकते हैं सरकारी बैंक है। तो हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसके मजूमदार को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बैंक बात हो रही है कैनरा बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। इसकी जो स्थापना हुई थी एग्जैक्टली 1 जुलाई 1906 में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे अमेम्बाल सुब्बाराव पई थे। सीईओ कौन है कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू है, 7 फरवरी 2023 से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया? एसके मजूमदार को किया है, जिन्होंने अपना पद ग्रहण किया है 24 मार्च 2025 को। याद रहेगा, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है एसके मजूमदार, जिनको कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही करंट अफेयर रखते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे आप कवर नहीं कर पाएंगे और एक दिन में इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। कराने को तो मैं भी आपको 100-200 करा दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। कम पढ़िए, इंपोर्टेंट पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। क्लियर है दोस्तों। अगर समझ ना आया हो दोबारा से लेक्चर देख लीजिएगा और अपना नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। मजा आ रहा हो तो लाइक करिए दबा के, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, इस लेक्चर में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा दिल खोल के, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।